स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको सोते वक्त कभी ऐसा लगा है कि आप नीचे गिर रहे हैं या गिरने वाले हैं? सोते वक्त जब भी हमें ऐसा आभास होता है या फिर हमारे सपने में ऐसा कुछ आता है जिसमें हम गहराई में गिरने वाले होते हैं, तो अक्सर हमारी नींद एकदम से टूट जाती है और हम अचानक चौंक के उठ जाते हैं। अगर ये आपके साथ भी हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ तक कि उस समय हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और नींद टूटने के बाद ही दिल को ये तसल्ली होती है और ये सपना टूटता है। लेकिन सोचिए, अगर ये नाइटमेयर किसी के लिए एक रियलिटी की तरह हो तो। दोस्तों, बीते कुछ समय में उत्तराखंड के जोशीमठ के लोग ऐसे ही नाइटमेयर में जीने को मजबूर हैं। दरअसल 2023 के नए साल का जश्न खत्म हुआ ही था कि तीसरे ही दिन सुबह लगभग 5 बजे जोशीमठ में रहने वाले 70 वर्षीय मोहन नेगी को उनके मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार महेंद्र ने नींद से जगाया। महेंद्र ने मोहन जी को बताया कि उसके कमरे की दीवार में अचानक एक बड़ी दरार आ गई है। वहीं रूम का फ्लोर भी धंसने की वजह से एक ओर से टिल्ट हो गया है। महेंद्र के बगल के कमरे में रहने वाले प्रहलाद और उनके परिवार की भी यही कंप्लेन थी। सभी डरे हुए थे क्योंकि उनके पैरों तले जमीन वास्तव में खिसक गई थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। ऐसे में अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न मोहन जी के सभी किराएदार अगले ही दिन अपना कमरा खाली करके चले गए। कोई देहरादून तो कोई ऋषिकेश तो कोई वापस अपने गांव। पर मोहन जी अपना खुद का मकान छोड़कर आखिर कहां जाते? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले 5 दिनों में ही दीवारों में आई बड़ी दरारें और फ्लोर्स का धंसना जोशीमठ के घर घर की कहानी हो गया। अब पूरे जोशीमठ में यही भय था कि इस धंसती जमीन या लैंड सब्सिडेंस से कैसे बचा जाए, क्योंकि ना तो ये नाइटमेयर है और ना ही ये कहानी, बल्कि ये तो जोशीमठ की डे टाइम रियलिटी बन गई है, जो भले ही लाइमलाइट में अब आई हो, लेकिन यहाँ के रहवासी बताते हैं कि यहाँ ऐसा महीनों से हो रहा है। जोशीमठ की ऐसी स्थिति की वजह से यहाँ का प्रशासन भी सकते में है और यहाँ के सैकड़ों घरों में आई इन दरारों और धंसती जमीनों को देखते हुए चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आनन फानन में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ हिलांग बाईपास रोड में चल रही सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, इसी क्षेत्र में बन रहे एशिया के लॉन्गेस्ट ऑली रोपवे के ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है। साथ ही जोशीमठ से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफर एरियाज में रिहैबिलिटेट करने का भी काम जोरों पर है। लेकिन अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जोशीमठ में आखिर ये हुआ कैसे? क्या इसके लिए यही एनटीपीसी के प्रोजेक्ट या ऑली रोपवे जिम्मेदार है या फिर असली कहानी कुछ और है? तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस कारण लोग अपने सालों की मेहनत के द्वारा बनाए गए घरों को छोड़कर जाने पर विवश हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ या ज्योतिर्मठ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट बद्रीनाथ के प्रभु भगवान बद्रीनाथ की विंटर सीट है। सर्दियां आते ही जैसे ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सामान सहित वहां से ले जाकर जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में स्थापित कर दी जाती है।
कहा जाता है कि 7 से 11 सेंचुरी सी के बीच चमोली और इसके आसपास के रीजन पर कात्यूरी किंग्स का शासन था, जिसके फाउंडर वासुदेव थे। इसी के नाम पर इस एंशिएंट वासुदेव मंदिर का निर्माण हुआ। माना जाता है कि प्रसिद्ध धर्म धुरंधर आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भारत में 4 अलग अलग दिशाओं में स्टैब्लिश किए गए 4 मठों में से एक नदन मठ या कार्डिनल पीठ जोशी मठ ही है। लेकिन जोशी मठ का केवल हिस्टोरिकल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इंडो तिब्बतन बॉर्डर के सबसे नजदीक स्थित जोशीमठ कैंटोनमेंट गढ़वाल स्काउट्स का परमानेंट स्टेशन भी है। वहीं अगर हम इस रीजन की जियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर गौर करें तो हम पाएंगे कि जोशीमठ उत्तराखंड के जिस चमोली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वो भारत के सीस्मिक मैप के जोन 5 में आता है, जो कि लैंडस्लाइड्स के एक्सपेक्ट में पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। और यही एस्पेक्ट इस भूमि की सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसा हमने आपको बताया कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ आता है, जो सीस्मिक एक्टिविटीज के लिहाज से एक सेंसिटिव जोन है। ऐसे में बीते कुछ दशकों में यहाँ सीस्मिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड डिजास्टर्स होते रहे हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2021 में ही चमोली डिजास्टर के नाम से मशहूर हुए ग्लेशियल एवलांच के चलते यहाँ से बहने वाली गंगा की 2 ट्रिब्यूटरीज ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर्स में फ्लैश फ्लड देखने को मिली थी। इस डिजास्टर में लगभग 200 लोगों की जान गई थी। वहीं धौली गंगा रिवर पे स्थित तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की टनल में वर्कर्स भी ट्रैप हो गए थे। लेकिन जोशीमठ और नेचुरल डिजास्टर्स का ये रिश्ता इससे कहीं ज्यादा पुराना है। इसलिए 1976 में गवर्नमेंट ने गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका काम था जोशीमठ का धंसने या सिंक होने के कारणों का पता लगाना। उनकी इस कमेटी में इंडियन आर्मी, ITBP, BRO, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल थे। 18 सदस्यों की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह एक्सप्लेन किया कि जोशीमठ एक ओल्ड लैंडस्लाइड जोन पर सिचुएटेड है और अगर इस एरिया में अनचेक्ड रैम्पेंट डेवलपमेंट होता रहा तो इसके और भी ज्यादा तेजी से धंसने या सिंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस रीजन की जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में इस रीजन में रोड्स के कंस्ट्रक्शन में भी एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ मिलने वाले नेचुरल स्टोन्स और बोल्डर को हटाए बिना रोड्स बनाई जाए, क्योंकि यही वो बेस है जो जोशीमठ की फ्रेजाइल सॉइल को बांधे रखता है। ये सारे रिकमेंडेशंस इसलिए भी दिए गए थे क्योंकि जोशीमठ असल में एंशिएंट लैंडस्लाइड पर बना हुआ है और ये सैंड और स्टोन डिपॉजिट्स पर एस्टैब्लिश्ड है, ना कि हार्ड रॉक पर। यही नहीं, इस रीजन में बहने वाली अलकनंदा और धौली गंगा रिवर्स भी लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करने और रिवर बैंक्स और माउंटेन रेंजेस को इरोड करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बल्कि अगर हम पूरे उत्तराखंड राज्य की ही चर्चा करें तो हम पाएंगे कि 2021 में ही सुशील खंडूरी की अध्यक्षता में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी द्वारा रिलीज किए गए एक आर्टिकल के अनुसार अकेले 2021 के अंदर ही उत्तराखंड में 23 डिजास्टर्स इवेंट हुए थे। ये सभी इवेंट्स हैवी डाउनपोर, क्लाउड बस्ट, रॉकफॉल, डेब्रिस फ्लो, एवलांचेस और फ्लैश फ्लड्स के रूप में राज्य के अलग अलग स्थानों पर हुए। इसमें कुल मिलाकर 308 लोगों की मौत हुई और 61 से ज्यादा लोग लापता हुए। वहीं इस डिजास्टर में 5000 से ज्यादा घर और 18.5 हेक्टेयर एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी नुकसान हुआ। लेकिन इस सबके बीच जो मेन बात इस रिपोर्ट में सामने आई वो ये थी कि ये सभी डिजास्टर मोस्टली मीटरोलॉजिकल रेजिम चेंजेस, अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न्स और हाई रिस्क एरिया में इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्शंस के कारण हुए थे। यानी 1964 में दी गई रिपोर्ट और 2021 में सबमिट हुई इस रिपोर्ट ने चीख चीख कर कहा कि इन हिली एरियाज में सब्सटेंशियल ह्यूमन इंटरफेरेंस और इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन चेतावनियों की चीख भी इन फाइलों में दबी रह गई। तो ऐसे में हम क्या माने कि जोशीमठ में जो हो रहा है वो एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैन मेड डिजास्टर? दोस्तों, अगर हम जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि सालों से यहाँ बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट तो जोशीमठ और तपोवन जैसे एरियाज में ही अप्रूव कर दिया गया, जबकि रीजन जियोलॉजिकली और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन के फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम में होता रोड और टनल कंस्ट्रक्शन ही आज जोशीमठ के हालातों के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, यहाँ के रेसिडेंट्स और हिमालयन रीजन में काम कर रहे एक्टिविस्ट भी विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं।
क्योंकि उनका प्रश्न है कि आखिर किस आधार पर इस तरह के फ्रेजाइल इकोसिस्टम में टनलिंग को सैंक्शन किया गया। उनका आरोप है कि जिस प्राइवेट एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए रीजन की सर्वेइंग की थी, उसने यहाँ के फ्रेजाइल जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए ये बात कैसे नोटिस नहीं करी कि इस टनलिंग से लोकल इकोलॉजी में आए डिफरेंसेस से पूरा माउंटेन सिस्टम नेगेटिवली इफेक्ट होगा। जबकि 2010 में ही गढ़वाल यूनिवर्सिटी और डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के 2 रिसर्चर्स MPS बिष्ट और पीयूष रौटेला ने अपने जर्नल में ये बात हाईलाइट की थी कि गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट्स जोशीमठ टाउन के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को ओवरबर्डन कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस टनल के कंस्ट्रक्शन से, जो कि मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा पंक्चर हो रही है, जिससे कभी भी यहाँ फ्लडिंग की समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में बिना इस रीजन की इकोलॉजी और जियोलॉजी को समझे एरिया में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना अथॉरिटीज के पार्ट पे एक एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है। वहीं दूसरी ओर बीते कुछ सालों में इस रीजन में बढ़ता टूरिज्म भी यहाँ होने वाले अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। खास तौर पर बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और शंकराचार्य टेम्पल की बढ़ती लोकप्रियता के बीच टोपोग्राफी यानी रीजन के सॉइल स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हुए अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क धड़ल्ले से होते रहे। साथ ही लगातार सॉइल्स और मोरेन्स को बांधे रखने वाले ट्रीज और फॉरेस्ट की कटाई भी तेजी से होती रही, जिससे धीरे धीरे ये पूरा रीजन ही ओवरबर्डन्ड हो गया। लेकिन क्या इस सब के लिए केवल अथॉरिटी जिम्मेदार है या फिर यहां भी कोई मिस्ट्री है? दोस्तों, आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि हिमालयन माउंटेन्स दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन्स में से एक है और इसी वजह से ये सिस्मिकली एक्टिव, अनस्टेबल और फ्रेजाइल भी है। यही कारण है कि लगभग पूरा हिमालयन रीजन और उसके आसपास का क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन बना रहता है। ऐसे में मौसम में आने वाला थोड़ा भी बदलाव या क्लाइमेट चेंजेस इस फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। इसी सिलसिले में विश्व की जानी मानी संस्था IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये रीजन लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वजह से उत्तराखंड में होने वाले एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स भी अनप्रेसिडेंटेड हैं। यही नहीं, जोशीमठ और इस रीजन के आसपास के पुराने रहवासी बताते हैं कि हैवी रेन और अलकनंदा रिवर से यहाँ के रैनी रीजन में लगातार आते फ्लड्स ने जोशीमठ के बेस सॉइल का इरोजन शुरू कर दिया था। बल्कि अलकनंदा रिवर में आई बाढ़ ने कुछ साल पहले यहाँ स्थित बेलकुची मार्केट को ही उजाड़ के रख दिया। ऐसे में सालों साल इन बाढ़ से होते वाटर पर्कुलेशन ने यहाँ के ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोसिस्टम को और भी ज्यादा अस्थिर बना दिया। वहीं अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट एरियाज भी तेजी से घट रहे हैं और वही जहां ये रीजन पहले से सेंसिटिव था, उसे क्लाइमेट चेंज ने एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया है, जो कब फटेगा किसी को नहीं पता। लेकिन ये कब फटेगा, इसकी कुछ भविष्यवाणी लगभग 50 साल पहले ही MC मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में कर दी थी। जोशीमठ के रहवासी बताते हैं कि जब वो और उनकी टीम इस रीजन में तपोवन से सुनील के बीच सर्वे करने आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि हम एक डूबते नाव पर सवार हैं, जिसे अगर जल्द ही न संभाला गया तो ये 100 साल के अंदर ही पाताल के गर्भ में समा जाएगी। लेकिन तब हमने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनके और उनकी टीम को ऐसा कहने के लिए बुरा भला भी कहा। लेकिन आज 50 साल में ही उनकी बात सही साबित होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, जोशीमठ कब सिंक होगा ये तो किसी को नहीं पता और इसका ठीक ठीक जवाब भी हमें भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि जोशीमठ के इस करंट नाइटमेयर की नींव उसके पास्ट में ही रख दी गई थी, जिसे लगातार होते रैम्पेंट एंड इलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने और भी ज्यादा हवा दे दी है। यही वजह है कि जिस जगह का इतिहास और हिंदुइज्म के लिए इसकी महत्वता सैकड़ों साल पुरानी है, वो जगह ही शायद बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर भी जो बचाया जा सकता है उसे बचाने की कवायद तेज कर दी गई है। सरकार भी पूरे जतन से जोशीमठ को बचाने में लगी है। जोशीमठ के 82 से ज्यादा प्रवासियों को NTPC द्वारा बनाए गए सेफ हाउसेज में विस्थापित कर दिया गया है। CM रिलीफ फंड से अफेक्टेड फैमिलीज को अगले 6 महीने तक 4,000 रुपए पर मंथ की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस सब के बीच प्रश्न वही का वही है, मानव प्रकृति से खिलवाड़ की अपनी हदें कब पहचानेगा? और जिन लोगों ने अपनी सालों साल की कमाई से बनाए गए घरों को एक क्षण में छोड़ दिया, उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? तो इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज,
Vishnuprayag is one of the famous Panch Prayags situated in the Chamoli district of Uttarakhand. Recently, it was in the news related to a major landslide incident. It lies at the confluence of which rivers? Dholi Ganga Alaknanda, Alaknanda Mandakini, Bhagirathi Mandakini, or Dholi Ganga Bhagirathi. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।